हेलो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर पेपर डेवलपमेंट अर्थात मॉर्फोलॉजी पेपर फर्स्ट ही चल रहा है हमारा मॉर्फोलॉजी। एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हो गया माइक्रो स्पोरेंजियम। और माइक्रो स्पोरेंजियम, स्पोर का मतलब हो गया गैमीट्स, स्पोर्स का बनना। लोअर क्रिप्टोगेम्स की बात करें तो वहां हम गैमीट्स को स्पोर बोल रहे थे, यहां पे हम उनको क्या बोलते हैं, गैमीट्स। और गैमीट्स में अगर अपन मेल की बात करें तो माइक्रो यहां पे मेल के लिए है और मैक्रो जो है वो है फीमेल के लिए। ये टर्म आई है जिम्नोस्पर्म से। ठीक है, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम का मतलब वो धानी जिसके अंदर बीजाणु बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, अर्थात मेल या नर बीजाणु धानी। सिंपल वे में हम कहें तो यहां पे हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, इसलिए कंफ्यूज होने की यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेल की बात करें तो पिछली क्लास में हम यहां पे समझ चुके हैं कि एंजियोस्पर्म्स में एक स्पष्ट और एक बहुत ही सुंदर जो है कलाकृति पादप द्वारा बनाई गई, दैट इज पुष्प। ठीक है, और पुष्प में 4 चक्र होते हैं, उसी को हम बोलते हैं कंप्लीट। तो यहां पे पुष्प के अंदर जो है वो कौन कौन से भाग, कैलिक्स एंड कोरोला, इनका जनन से कोई मतलब नहीं है। ये एक संरचनात्मक भाग है, रक्षात्मक भाग है या आवरण है जो कीटों को क्या बोलते हैं, आकर्षित करने का कार्य कर रहे हैं। अब हमारे पास आता है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम का मतलब मेल, गाइनोसियम का मतलब जायंग, फीमेल। और एंड्रोसियम में पुष्प पे हम जो ध्यान देते हैं वो है स्टेमन। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पुनके सर। गाइनोसियम की हम बाद में बात कर लेंगे, जिसको हम जायांग बोलते हैं, और इसके अंदर जो है वो ओवरी का पूरा सेगमेंट आता है। तो यहां पे स्टेमन्स की अगर अपन बात करें तो इसका जो इतिहास है, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी का। एम्ब्रियोलॉजी मैंने पहले भी समझा दी, एम्ब्रियो का ही डेवलपमेंट का हम यहाँ पे प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम किसी सजीव के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित जो ऑर्गन्स हैं उनकी संरचना, उनकी अनाटमी, उनकी फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं, ये हो गया उसकी एम्ब्रियोलॉजी। तो स्टेमन्स की अगर हम बात करें तो बहुत पुराना इसका इतिहास है, लगभग एनग्रू लगभग 1682 इन्होंने उस वक्त अपनी बुक अनाटमी ऑफ प्लांट्स या अनाटमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में इस चीज की व्याख्या कर दी थी कि पुष्प में जो स्टेमन्स हैं वो पुष्प के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अर्थात एम्ब्रियोलॉजी में हमारे पास इस चीज का उल्लेख बहुत पुराना है। गॉडविन जो थे उन्होंने इस चीज का उल्लेख किया था कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं वो मेल और जो मेगास्पोरोफिल्स हैं वो फीमेल्स हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके अतिरिक्त उन्होंने इसकी तुलना मेल से, वो फ्लावर से करी, जो कि आज की नई रिसर्च में हम कह सकते हैं, पूरी तरीके से नकार सकते हैं कि पुष्प जैसी जो संरचना है वो केवल एंजियोस्पर्म्स में मिलती है, जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स में नहीं है। उसके अतिरिक्त पुष्प जो है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये कुछ इसके इतिहास थे। अब यहाँ हम बात करते हैं स्टेमन की। तो स्टेमन की सिंपल अगर अपन शेप देखें, ये भी जाति विशेष के हिसाब से अलग अलग, यहां में एक टिपिकल स्टेमन जो है उसकी स्ट्रक्चर की यहां पे बात कर रहे हैं डाइकॉट्स में, जो कि एक टेट्रास्पोरेंजिएट
या डाइथिकस रूप में है। ठीक है, तो यहां अगर अपन कहें तो मेनली इसके 4 भाग हैं। इसको हम कह सकते हैं फिलामेंट, वो सॉरी 3 भाग हैं। ये पुतंतु, ये आधार से एंथर को जोड़ने का कार्य कर रहा है। लंबा छोटा एक अलग प्रकार की जो प्रकृति है वो पुष्प के या फैमिली के अकॉर्डिंग होती है। ये उस प्रकार के फ्लोर्स जिनमें कैलिक्स एंड कोरोला जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, गैमोपेटलस हैं और घंटे के समान संरचना बनाते हैं, घंटाकार संरचना बनाते हैं ऊपर की तरफ। तो ऐसे में यहां पे ये ओवरी, और ओवरी में स्टिग्मा भी कहाँ जाती है, बाहर की ओर आ जाती है। और उसी प्रकार फिलामेंट की सहायता से ये, ताकि विमोचित हो सके, क्या हो जाता है, फिलामेंट छोटा या बड़ा पाया जाता है। अगर अपन इसके फंक्शंस की बात करें तो ये यहाँ पुष्प आसन पे मेन ट्रैकेट्स या वेसल से जुड़ा होता है, एक तरीके से वेस्कुलर टिश्यूज से जुड़ा रहता है जो इसे डायरेक्ट सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। तो ये यहाँ पे मेन 2 काम कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा रहा है, दूसरी चीज उसको आलंबन दे रहा है, तीसरा मुक्त डोली प्रदान कर रहा है, दूसरा पुष्प से बाहर की तरफ, ताकि आसानी से पोलन ग्रेन्स का क्या हो सके, डिस्पर्सल हो सके। सेकंड जो भाग हमारा बनता है वो बनता है कनेक्टिव, जिसे हम यूजी के नाम से भी जानते हैं। ये वो भाग है जो स्टेमन को या इसको एंथर को जो है वो फिलामेंट से क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, ये हो गया। ये सिंपल साधारण पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, दीर्घाकार कोशिकाएं जिनका काम संवहन का या सप्लाई का काम है। ठीक है, और ये जोड़ने का काम करती हैं। और ये उसी के साथ में इस एंथर की दोनों पालियों को जोड़ने का काम जो है वो भी ये कनेक्टिव ही करती है। तीसरा जो हमारा पॉइंट था, तीसरा जो मेन पॉइंट बनता है वो हो गया एंथर का। इसको हम बोलते हैं एंथर, और इसे हम बोल सकते हैं पराग कोश। और आज का जो हमारा क्लास है वो परागकोश की संरचना का ही है। ये तो एक सामान्य व्याख्या हो गई। तो स्टेमन्स में 3 भाग से मिलकर बना है, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। एंथर की अगर अपन बात करें तो सामान्यतः एंथर जो है वो एक पालित लोब्ड संरचना है। ठीक है, और वो जो पालियां हैं, पाली, वो किसके द्वारा जुड़ी रहती है, कनेक्टिव। ये पूरी लाइन अभी चित्र में समझ में आ जाएगी। ये पूरी की पूरी जो लाइंस हैं वो किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, कनेक्टिव के द्वारा। और पालियों की जो संख्या होती है वो भी फैमिली के हिसाब से या जातिगत क्या होती हैं, भिन्न हो सकती हैं। किसी में 2 पाली, किसी में 3 पाली, वो 4 पाली, और जो कि कुछ में मैच्योरिटी के साथ या परिवर्तन के साथ बीच की जो सेप्टाज होते हैं वो गल जाते हैं, जिसकी वजह से पालियों की संख्या क्या हो जाती है, कम। तो पालियां जो हैं वो किसके द्वारा जुड़ी रहती है, कनेक्टिव द्वारा जुड़ी या संयुक्त। पालियों के अंदर पाली में होते हैं चैम्बर, पालियों में होते हैं चैम्बर, जिन्हें हम बोल सकते हैं कोष्ठ। ठीक है, और ये जो कोष्ठ होते हैं, इन कोष्ठ को हम बोल सकते हैं पोलन सैक, पराग कोश, या फिर हम इसको बोल देते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। इनको हम बोल देते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। अतः इन कोष्ठ और माइक्रो स्पोरेंजियम जो है, इसकी संख्या के आधार पर ही हम जो है वो विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं की बात करते हैं। अगर एक टिपिकल परागकोश की हम बात कर रहे हैं तो यहां पे हमारे पास में कुछ नाम या टर्म्स की हम बात करें तो दैट इज टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा
स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट की अगर हम कहें, अर्थात इसमें स्पोरेंजियम कितने हैं? 4। स्पोरेंजियम कितनी है इसके अंदर? 4। और इसके अंदर जो कोष्ठकों की संख्या है, कोष्ठक कितने हैं इसमें? 2। और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? टेट्रा स्पोरेंजिएट, दैट इज डाइथिकस। टेट्रा स्पोरेंजिएट और डाइथिकस। टेट्रा स्पोरेंजिएट का मतलब चतुष्बीजाणुधानी, चतुष्क बीजाणुधानी। और यहां डाइथिकस का मतलब हो गया द्विपालित। सिंपल एक डायग्राम जो हम देखते हैं, ये हो गई पालियां, 1 पाली 2 पाली। और अगर अपन बीजाणुधानियों की बात करें तो 1 2 3 और 4, 2 बड़ी और 2 छोटी। सामान्यतः इसी प्रकार की बीजाणुधानियां जो है या एंथर जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास आते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि मालवेसी, वुल्फिया, ठीक है। इसके अलावा हम यहां पे एग्जाम्पल दे सकते हैं मोनिंजा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनकी अगर अपन बात करें तो इनके अंदर मिलती है डाइस्पोरेंजिएट, बाई स्पोरेंजिएट। और इनके अंदर अगर अपन थिक्का की बात करें तो दीज आर मोनोथीसियस। बाई का मतलब हो गया जैसे चतुर्बीजाणुधानी है, वैसे एक ऐसी हो गई द्विबीजाणुधानिक। और पालियों की बात करें तो इसमें मोनो का मतलब हो गया ओनली पालित या एकल पालित संरचना। द्विकोष्ठकी, कोष्ठकीय या द्विकोष्ठक, और ये हो गया एकल कोष्ठक, ठीक है। अब इसके अंदर एक विशिष्ट एग्जाम्पल और हम यहां पे ले रहे हैं, वह है आर्किथोबियम। और एक एग्जाम्पल और है ये मोनिंजा का। आर्किथोबियम जो है वो एक क्या बोलते हैं, परपोषी प्राणी है, परजीवी पादप है। और इसमें जो बीजाणुधानी है वो कैसी है? आर्किथोबियम की अगर अपन बात करें तो ये एक पैरासाइट है, परजीवी पादप है ये। और इसका एग्जाम्पल जो है वो इस प्रकार है कि इसके एक ही एंथर है, ओनली 1 एंथर, ठीक है। इसमें एंथर कितना है? 1। और उस एक एंथर में एक ही क्या है? स्पोरेंजिएट। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? बाई की जगह मोनो स्पोरेंजिएट। और उसमें पाली की संख्या भी कितनी है? 1, दैट इज मोनोथीसियस, ठीक है। इसके फ्लोर में एक ही एंथर है जिसमें एक ही पाली है, और उस एक पाली के अंदर जहां नॉर्मली 2 स्पोरेंजिया होती हैं, इसमें स्पोरेंजिया की संख्या भी कितनी है? केवल 1। तो इस आधार पे हम यहां पे इनका क्लासिफिकेशन और जो नामांकन है वो देते हैं। अब हमारे पास में आता है एंथर की स्ट्रक्चर। सामान्यतः डाइकॉट्स में पाया जाने वाला एक
माइक्रोस्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट। परागकोश के चित्र की हम बात करें आउटलाइन डायग्राम बनाने से डायग्राम बैलेंस में आ जाता है। तो इसमें हमको पालियां दिख रही हैं 2 और स्पोरेंजिया इसमें ड्रॉ करेंगे हम 4। तो सबसे पहले तो इसमें सिंपल एपिडर्मल सेल, तो इसमें मेनली जो चीज है वो सेल डिफरेंशिएशन वो हम लेयर्स के रूप में ही करते हैं। अगर आप एंथर की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें मेन जो टॉपिक बनता है वो इसी का है, एंथर की स्ट्रक्चर। एपिथेशियल जो सेल्स हैं ये इसकी सिंपल पेरेन्काइमेटस जीवित, इनमें केंद्रक सुस्पष्ट और जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें जीव द्रव्य गाढ़ा, ठीक है। बाद में ये कोशिकाएं जो हैं वो एंथर की मैच्योरिटी के साथ में कैसी हो जाती हैं, हल्की सी चपटी। चपटी का अर्थ हो गया जिनकी ऊंचाई कम और इनकी लंबाई भी कम, लेकिन इनकी जो चौड़ाई है वो कैसी है, ज्यादा। स्ट्रक्चर में लेयर्स, 4 लेयर्स में हम इसे समझेंगे। और फर्स्ट लेयर जो है दैट इज एपिथेशियम या एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा के रूप में इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। और एपिडर्मिस के लिए अगर हम कहें तो परागकोश जो है एंथर, इसकी सबसे बाह्यतम परत एपिडर्मिस कहलाती है। ये कोशिकाएं डोलकाकार व जीवित होती हैं, पेरेन्काइमेटस। और उसके अतिरिक्त आकार में ये कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, चपटी, जो कि बाद में
डेवलपमेंट स्टेज के बाद में। एक एग्जाम्पल अगर अपन यहां पे लें तो वैसे तो ये कोशिकाएं सतत होती हैं, ठीक है, ये एपिडर्मल है लेकिन बाह्य सतह बनाती हैं। पर एक एग्जाम्पल अगर अपन एलएनजीएम की बात करें, ये हमारे लिए न्यू टाइप का क्वेश्चन हो गया। एलएनजीएम की अगर अपन बात करें तो इस एंथर की सेल्स में, इस एंथर की एपिडर्मल जो सेल्स हैं उसमें एलएनजीएम में स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, अर्थात श्वसन से संबंधित है और एपिडर्मिस उसकी वजह से क्या होती है, एक्सटेंड होती है। कुछ फैमिलीज के अंदर जब एंथर मैच्योरिटी की ओर जाता है, अपने आयतन में वृद्धि करता है, तो उसमें ये सेल्स भी क्या हो जाती हैं, एक्सटेंड होती हैं और एनलार्ज होने की वजह से कैसी हो जाती है, चपटी हो जाती हैं। और कुछ स्पीसीज में इसकी सुविधा नहीं होती, जिसकी वजह से ये कोशिकाएं जो हैं कैसी हो जाती है, हासित, और कभी कभी तो ये बहुत ज्यादा खिंचने की वजह से कैसी हो जाती हैं, टूट जाती हैं या जगह जगह से रैप्चर जो है वो हो जाती हैं। सेकेंड पॉइंट जो इसमें हम लेंगे वो हो गया एंडोथीशियम लेयर। एंडोथीशियम लेयर की अगर अपन बात करें तो ये जस्ट इसके नीचे की लेयर है और इसकी तुलना में थोड़ी सी बड़ी और खंभ तक के समान दीर्घित प्रकार की होती है। अलग बना देते हैं, ये इसी से ही बना लेते हैं। सुस्पष्ट केंद्रक और जीवद्रव्य इनके अंदर होता है, विभाजनशील होती हैं। एपिडर्मल जो सेल्स हैं उनमें सदैव जो विभाजन होता है वो कौन सा होता है, एंटीक्लिनल, जिसकी वजह से ये परतों के रूप में टूटती है। और पेरिक्लिनल विभाजन की वजह से क्या होगा, ये लेटरली टूटेंगी ताकि साइड में अपने व्यास को बढ़ा सके। उसी प्रकार जो एंडोथीशियम सेल्स हैं उनमें भी दोनों विभाजन होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करती है, बाहर की ओर एपिडर्मिस और अंदर की ओर जो है वो मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं, काटती है। सामान्यतः अगर अपन बात करें तो ये जो लेयर है एंडोथीशियम, ये एकल परत के रूप में ही पाई जाती है। और मुख्य कार्य की अगर अपन बात करें तो इसमें एक विशेष प्रकार के सेल्यूलोज बैंड्स, सी आकार के बैंड्स पाए जाते हैं और उन बैंड्स के कारण इसमें वाटर एब्जॉर्बिंग पावर अर्थात हाइड्रोफिलिक गुण, जिसके कारण यह क्या करती है, जल अवशोषित करके आयतन वृद्धि की क्षमता रखती है, जो कि एंथर के परिपक्वन के समय इसके स्पुटन में और पोलन ग्रेन्स के जो डिस्पर्सल है, विमोचन, उसमें सहायक होती है। तो यहाँ हमने दो लेयर्स जो हैं वो बना ली है, एपी और ये हो गया एंडोथीशियम। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स यहां पे हम ऐड करेंगे और वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ये हैं, जैसे कि नॉर्मली हम कह रहे हैं कि इनके अंदर ग्रीन कलर से दिखा देता हूं, यू आकार के सी या सी आकार के जो है वो क्या मिलते हैं, बैंड्स मिलते हैं जो कि सेलुलोज से बने हुए हैं। और इन बैंड्स की वजह से इसमें
जो है कठोरता और इनका आकार में जो है क्या हो जाती है, वृद्धि। ये इनको यांत्रिक बल भी प्रदान करते हैं और मुख्य जो इसका कार्य है वो हो गया जल अवशोषित करके आयतन वृद्धि, ताकि एंथर के परिपक्वन के समय या वाटर लॉस या खिंचाव से क्या हो जाता है, ये लेयर्स टूट जाती हैं, इनके बीच के जो लिगामेंट्स होते हैं वो टूट जाते हैं और कभी कभी इनमें अंदर टेपिटम लेयर से डेवलप अंदर के एंजाइम्स लाइक कैलोज, वो भी इनके अपग्रेड वो तोड़ने में या विखंडन में जो है वो इनकी सहायता करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम दें, जैसे कि आइपोमिया, जलकुंभी। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं म्यूजा, ठीक है। आदि अगर अपन कहें तो इनमें सेल्यूलोज के जो यू बैंड्स बने हैं वो अनुपस्थित होते हैं, मतलब इनमें एंडोथीसियम जो है उनमें सेल्यूलोज का निक्षेपण जो है वो नहीं पाया जाता। क्लियर है, ये हमारा एक न्यू टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा अगर हम कहें तो इसी में ही क्या है, जरूरी नहीं है सब में, लेकिन इसी के अंदर ही क्यूटीन एंड लिग्निन, इसी में ही सेल्यूलोज का निक्षेपण तो नहीं है परंतु इनकी सतह पर क्यूटीन और लिग्निन का अवक्षेपण जो है वो पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है। एक एग्जाम्पल और हम यहां दे सकते हैं, ओराइजा सेटाइवा, चावल। ओराइजा की अगर हम बात करें तो इसमें एक्चुअली में एंडोथीसियम, एंड कर दिया एंडोथीसियम एंडोथीसियम परत जो है वो होती ही नहीं है। अर्थात ओराइजा में एपिडर्मिस के जस्ट कांटेक्ट में कौन आ जाती है, मिडिल लेयर्स, एंडोथीसियम उसके अंदर पाई नहीं जाती। तो ये हमारे कुछ दो एग्जाम्पल्स हैं जो अपवाद स्वरूप हम इन्हें कह सकते हैं कि ये न्यू टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये जो बैंड्स हैं जैसे कि मेलोथ्रिया और मोमोर्डिका, दो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। मोलेथ्रिया और मोमोर्डिका, ये दो एग्जाम्पल्स हैं। इनके लिए हम कहें तो नॉर्मल जो सी बैंड्स हम बना रहे हैं किसके, सेल्यूलोज का, इसके बैंड्स किस टाइप के हो गए, इसमें है सर्पिल, स्पाइरल सर्पिल। जो स्थूलन मिल रहा है ना सेल्यूलोज का वो कैसा है, सर्पिलाकार। और मोमोर्डिका की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो वो है वो कैसा है, अनुप्रस्थ पट्टियों के रूप में, साधारण यू की जगह कैसा है, अनुप्रस्थ पट्टियों के रूप में जो है वो यहां पे पाया जाता है। क्लियर है यहां तक? अब हम पढ़ते हैं, ये उधर कर देते हैं। थर्ड लेयर की अगर अपन बात करें तो वो है मिडिल लेयर।